अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। यूं तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ऐसी बहुत से इवेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अपनी इतनी अहम भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़ी फॉर रीचिंग हो सकती हैं। लेकिन और इनका मैं जिक्र भी करूंगा, लेकिन इस वीलॉग में मुझे एक ऐसी अमेरिकन डेवलपमेंट का भी जिक्र करना है जो गुज़िश्ता 15 दिनों से शेप हो रही है, डेवलप हो रही है और आगे चल के ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और इमरान खान के मुस्तकबिल के ऊपर ये डेवलपमेंट बहुत असरअंदाज हो सकती है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो बाहमी ताल्लुकात की कशीदगी है, उसके दरमियान जो टेंशन है, उसको भी शेप कर सकती है, ये उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। आप सोचेंगे कि ये क्या ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी तरफ मैं इतनी एक सेंसेशन जो है वो डेवलप कर रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फियर ने, पाकिस्तान की वीलॉग मार्केट जो है, आइडियाज़ जो मार्केट है, उसने अभी तक इस डेवलपमेंट को कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। इस डेवलपमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव मुफस्सल कमेंट जो है वो पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फियर में मैंने कम अज़ कम जो है वो नहीं देखा। अब वो डेवलपमेंट है क्या? वो डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका में दो ही पार्टीज होती हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरीज के जो नतीजे सामने आए हैं, पहले आयोवा के अंदर, उसके बाद न्यू हैम्पशायर में, उसके बाद की बात वाजे हो चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट होंगे। वो प्राइमरीज को जीत रहे हैं, जिस मार्जिन से जीत रहे हैं। और उनके मुकाबले में जितने भी रिपब्लिकन कैंडिडेट, जब ये रेस शुरू हुई थी, तकरीबन 8-9 कैंडिडेट थे, लेकिन वो सारे कैंडिडेट जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तबाह बर्बाद होने के बाद जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और बैठते हुए वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है, इसकी मजीद डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसका इफेक्ट ये है कि अब अमेरिका के मौजूदा जो सदर हैं, जो बाइडन, उन्होंने गुज़िश्ता 48 घंटे में ये खुद कह दिया है कि लग रहा है कि मुकाबला और मैच जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही होगा। और ये बात भी वाज़ेह होती चली जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बहुत उम्मीद थी कि अमेरिकन कोर्ट्स के ज़रिए मुख्तलिफ लेजिस्लेटिव, मुख्तलिफ कानूनी जो प्रोसेस है अदालतों का, जैसे एक स्पेशल कोर्ट बैठाई गई है, जैसे कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरीज के बैलेट से डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकालने का फैसला किया था। ये तमाम जो लीगल बैटल्स थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ये कामयाब नहीं हो सकेंगी। जब कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्राइमरी से निकाला, उसको रिपब्लिकन पार्टी जो है कोलोराडो की, उसने उसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, उसके आगे पीछे ही 8 फरवरी को या 9 या 10 फरवरी को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भी इसका फैसला करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्राइमरी से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जिस तरह की जमहूरियत अमेरिका है, और अमेरिका कोई पाकिस्तान की तरह का मुल्क नहीं है जहां एक फ्रंट रनिंग रिपब्लिकन कैंडिडेट को इलेक्शन में जाने से रोका जा सके, और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में एक इस्टेब्लिशमेंट है, ज़रूर है। और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के इंतखाबात में अमेरिका की एक हिडन स्टेट, की हिडन इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश की और डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस ख्याल को मासूम लोगों के जहनों में डालने में खासा कलीदी रोल जो है उन्होंने प्ले किया है, उनके माइंड्स में उन्हें इंजेक्ट किया है इस चीज़ को। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान की तरह की कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बिल्कुल आप आसानी से, और ये अमेरिका के अखबारात में भी इस चीज़ को आप लिखते हैं सेकेंडरी पब्लिकेशन में, कि खुल्लम खुल्ला ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट है, उसने इमरान खान को हुकूमत से निकाला और इमरान खान उस इस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम है। वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपना दुश्मन, अपना एनिमी समझती है, उनसे खौफजदा भी है, उनको उनको प्रोसिक्यूट भी कर रही है, प्रोसिक्यूट भी कर रही है। तो अमेरिका में एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट तो करती है, जिसके अंदर अमेरिका की सेनेट है, अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, पार्टीज के अंदर की टॉप लीडरशिप होती है, थिंक टैंक्स में बैठे हुए लोग होते हैं, अमेरिका के ज़राए अबलाग के इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो होते हैं, मीडिया टाइकून्स होते हैं, टॉप कॉर्पोरेट वर्ल्ड होती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का भी उसमें असर और रसूख है, फेडरल जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, FBI, उसका भी असर रसूख है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक्स का भी असर रसूख है। लेकिन ये एक बहुत ही लूजली अरेंज किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर कोई एक सिंगल शख्स ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो गुज़िश्ता 20 माह के वाक़यात से कुछ चीज़ें बड़ी खुल के हमारे सामने आ गईं। ये सही है कि शुरू से ही पाकिस्तान में लोग ज़राए अबलाग ये समझते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट महज़ पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास ही का नाम है, वही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है।
कई दफ़ा वैसे वेस्टर्न जो लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की भी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें लीडिंग इंडस्ट्रियल टाइकून्स भी हैं, बिजनेस मैनेजर्स भी हैं, उसके अंदर टॉप सिविल सर्वेंट्स भी हैं, जजेस भी हैं, मीडिया टाइकून्स भी हैं। लेकिन गुज़िश्ता 20-22 माह के वाक़यात ने ये बात साबित कर दी कि अगर पाकिस्तान में कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो वो महज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। गुज़िश्ता 22 महीने में एक नई हकीकत भी खुल के सामने आई है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कोई चीज़ नहीं है, ये भी बस एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ही है, ये महज एक फैंटेसी है, ये कहने की बात है। पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट दर हकीकत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही होते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो बन जाता है, वो जो सोचता है, जो उसके ख्यालात होते हैं, जो उसके जज्बात होते हैं, जो उसकी थिंकिंग होती है, अगर उसका विजन बहुत ज़्यादा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट का वही विजन होता है, अगर उसका विजन छोटा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट का भी विजन जो है वो छोटा ही होता है। और जो जहन वो बना लेता है, जो उसका माइंड होता है, वही पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट का माइंड होता है। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल किस्म की इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिस तरह से अमेरिका के अंदर है, जहां सैकड़ों लोग जो हैं अपने इनपुट से एक आइडिया को शेप करते हैं, पाकिस्तान में इस किस्म की कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज पाकिस्तान में जो मिलिट्री चीफ होता है, आर्मी चीफ होता है, वो बहुत ही ताकतवर पोजीशन रखता है और वही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होता है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोकने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों की कोई यहाँ पे कमी नहीं है, बहुत सी उन्होंने रुकावटें खड़ी की। उनको बहुत उम्मीद थी कि अमेरिका के लीगल प्रोसेस, स्पेशल कोर्ट्स, ये वगैरह वगैरह, और इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप है भी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत हैं। बहुत से उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उनकी शख्सियत जिस किस्म के खौफ इंस्पायर करती है, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, अमेरिका के मुस्तकबिल के हवाले से, अमेरिका के ट्रेड रिलेशनशिप के हवाले से, अमेरिका के रिलेशनशिप यूरोप और वेस्ट के हवाले से, अमेरिका में ब्लैक अफ्रीकन के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत है ही बड़ी अजीब व गरीब सी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो लोगों को उम्मीदें थी कि किसी तरह से एक डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में जाने से रोका जाएगा, प्राइमरीज के रिजल्ट्स कुछ इस किस्म के आ रहे हैं कि ये चीज़ अब तकरीबन तकरीबन नामुमकिन लग रही है। मैं थोड़ी सी डिटेल्स भी आपको प्राइमरीज की शेयर करूं। अब अच्छा, असल चीज़ भी मुझे कहना बहुत ज़रूरी है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप का मैच पड़ने वाला है जो बाइडेन के साथ, वहां अब इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। ये एक चीज़ डिस्कस होने लग गई है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप, खासे चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नवंबर में जो इलेक्शन होगा उसके नतीजे में एक बार फिर अमेरिका के सदर बन सकते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस का असर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी पड़ेगा। इमरान खान के मुस्तकबिल पे भी इसका एक असर पड़ सकता है, और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान का जो बाहमी रिलेशनशिप है, तनाव का, टेंशन का, उसको भी अमेरिका के अंदर की डेवलपमेंट्स जो हैं वो उसे किसी हद तक जो है इम्पैक्ट कर सकती हैं, उसकी शक्ल जो है उसे बदल सकती हैं। मैं मजीद आपको इसके हवाले से कमेंट करूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ इन इंटरनल डेवलपमेंट्स को शेयर कर लूं कि क्यों जो अभी डेवलपमेंट्स हुई क्या है। 2 हफ्ते से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो आयोवा की प्राइमरी हुई, तो वहां पे आयोवा की जो प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली प्राइमरी थी रिपब्लिकन पार्टी की। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी बड़ी सबकत ली अपने मुखालिफिन और अपने राइवल्स के ऊपर, वो हैरान कुन थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 51% पॉपुलर वोट वहां पर हासिल किया। उनके करीब तरीन जो मुखालिफ थे, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस, वो सिर्फ 21% अप्रूवल वोट ले सके वहां पे डेलीगेट्स का। और जो थर्ड नंबर पे आई इंडियन ओरिजिन निकी हेली, वो 19% वोट ले सकी। चौथे नंबर के ऊपर भी इंडियन ओरिजिन ही थे विवेक रामास्वामी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। वो इससे भी कम वोट ले सके, और वो दोनों विवेक रामास्वामी और डॉन रिसेंटस जो हैं, आयोवा के बाद उन्होंने विड्रॉ किया। दोनों ने ही जब वो बैठे प्रेसिडेंशियल रेस से विड्रॉ किया, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का फैसला किया। अब मैं होपफुली कोई मेरा वीलॉग शायद पिंडी में भी देखता हो, जरा गौर कीजिए पिंडी वाले लोगों, जरा गौर करो कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंशियल जो रेस चल रही थी, उसमें 2 हिंदुस्तानी नजात के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। एक अभी भी हैं, निकी हेली, और एक आप दुआ करें और बैठ गए, शुक्र करें कि वो जो है वो बैठ गए हैं, विवेक रामास्वामी। ये और बात है कि विवेक रामास्वामी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत। जब उन्होंने फरवरी 2023 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का ऐलान किया, तो उस वक्त उनकी उम्र महज जो है वो 37 बरस थी। 36 बरस के अब वो हुए हैं। एक सेल्फ मेड मिलियनर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स जो हैं हिंदुस्तान से इमिग्रेट करके आए थे। सिंसिनाटी ओहायो में उनकी पैदाइश हुई। अमेरिका की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से मुंसलिक, हार्वर्ड कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बायोलॉजी के अंदर बीए करने के बाद उन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार किया।
अमेरिका की एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी येल से उन्होंने कानून की डिग्री जेडी हासिल की, जो बहुत ही कंपेटिटिव होती है। जेडी वैसे तो पूरे अमेरिका में ही कंपेटिटिव होती है, लेकिन हार्वर्ड से, येल से, कोलंबिया से, एनवाईयू से, स्टैनफोर्ड से जेडी करना, या जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से जेडी करना जो है, उसको बहुत ही एक मुश्किल, बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज़ जो है वो समझा जाता है। बहुत ही इंटेलिजेंट। उसके बाद वो एसेट मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ आए, उन्होंने एसेट मैनेजमेंट की कंपनी बनाई, सेल्फ मेड वो मिलियनर थे। ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इस कैंपेन के अंदर विवेक रामास्वामी ने, who is only 38 years of age, उन्होंने अपने अपने कमाए हुए $17 मिलियन, लोग तो कैंपेन रेस करते हैं, विवेक रामास्वामी ने $17 मिलियन अपनी इस कैंपेन में खर्च किए। वो ड्रॉप आउट जरूर हो गए हैं, लेकिन मुझे ये शक है कि विवेक रामास्वामी अमेरिका के फ्यूचर में भी उभरते रहेंगे अमेरिका की पॉलिटिक्स में। और वो एक बड़े एम्बिशियस भी हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और पिंडी के लोगों को गौर से इसके बारे में, इन डेवलपमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि जब आयोवा की प्राइमरी हुई तो उसके बाद बचे सिर्फ दो कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी में। एक बचे जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, दूसरी बची निकी हेली, जो हिंदुस्तानी ओरिजिन की हैं। वंस अगेन, इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में डोनाल्ड ट्रंप ही के ज़माने में अमेरिका की एम्बेसडर रह चुकी हैं। अब निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप में मैच तो कोई ज़्यादा नहीं पड़ सका। वैसे उनके दरम्यान में खार जो है, खार खार रिलेशनशिप दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा है, और दोनों एक दूसरे की बहुत बेइज्जती करते हैं, साथ कमेंट करते हैं। बहरहाल न्यू हैम्पशायर की जो प्राइमरी थी, वहाँ निकी हेली को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा नंबरों से उन पर सबकत ली, और प्राइमरी शुरू होते साथ ही प्राइमरी जो है वो ख़त्म हो गई। इसके नतीजे में बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि निकी हेली बैठी नहीं है। उनको मसलसल वहाँ से विवेक रामास्वामी जो हैं वो बहुत उनकी क्लास ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि आप बैठ जाएं, आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप खौम रेस को ख़राब कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी निकी हेली खड़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर एनालिस्ट का ख्याल है कि निकी हेली अगले चंद दिनों में निकी हेली को रियलिटी समझ आ जाएगी, और निकी हेली का कोई चांस नहीं है, और यह मुकाबला होना है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान। अब जो बाइडेन जो है, अब जो बाइडेन का चैलेंज ये होगा कि क्या वो डेमोक्रेटिक वोट बैंक को इकट्ठा कर सकेंगे, जिस तरह से उन्होंने 2020 की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसमें उन्होंने उनको इकट्ठा कर लिया था। ये और बात है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको बहुत कल्टीवेट किया है और इनकरेज किया है, वो ये है कि अमेरिका की हिडन एस्टैब्लिशमेंट ने जब पोस्टल बैलेट का मामला था तो डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। लेकिन जो बाइडेन का बहुत बड़ा मसला ये है कि जब इलेक्शन होंगे नवंबर में, तो जो बाइडेन 82 बरस के हो चुके होंगे, वो थके हुए लगते हैं, टायर्ड हैं इस वक्त। बहुत से लोग समझते हैं कि वो कोहेरेंट नहीं है, और गुज़िश्ता चंद माह में जिस तरह से उन्होंने गाजा के क्राइसिस पे सरेंडर किया है और कोई वाज़ेह पोजीशन वो नहीं ले सके, और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को नेतन्याहू के सामने हर बात उसकी माननी पड़ी है। उसके बाद उनके जो बचे कुछ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, पहले भी उनकी प्रेसिडेंसी कोई बहुत ज़्यादा लस्ट्रस नहीं थी, खासी लैक लस्टर प्रेसिडेंसी थी गुज़िश्ता 4 बरस की। लेकिन अब तो उन्हें बहुत ही एक कमज़ोर, बहुत ही इनडिसाइसिव एक प्रेसिडेंट की हैसियत से देखा जा रहा है, और उनकी अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लेफ्ट का विंग है वो उनके खासा खिलाफ हो चुका है। इसी तरह जो मुस्लिम वोट है, गाजा की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तानी वोट पहले ही उनसे खासा नाला था, पाकिस्तानी अमेरिकन, बिकॉज वो समझते हैं कि जो बाइडेन जो है वो इमरान खान की जो हुकूमत के खात्मे में और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है उसके लिए जो बाइडेन को वो जिम्मेदार ठहराते हैं। तो बहरहाल जो बाइडेन के लिए बड़ा टफ कंपटीशन होगा। रिपब्लिकन पार्टी बड़ी एनर्जाइज है, क्योंकि बड़े इफ्स एंड बट्स हैं अभी, लेकिन इसके चांसेस पहने पहने इसके चांसेस ये नहीं पैदा होने लग गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर का इलेक्शन जीत भी सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत से मरहले इसके दरमियान बाकी हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, इमरान खान के मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बाहमी ताल्लुक और रिलेशनशिप के लिए? देखिए, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक बड़ी अजीब किस्म की केमिस्ट्री पाई गई। दोनों के दरमियान एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का रिलेशनशिप था, जो गालिबन उस वक्त शुरू हुआ जब 2018 के शुरू में जब न्यू ईयर था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू ईयर की पार्टी के बाद उठ के पाकिस्तान के खिलाफ 2 दिन उन्होंने ट्वीट्स कर दिए, बड़े सख्त किस्म के, कि पाकिस्तानी फ्रॉड किया है उन्होंने अमेरिका के साथ वगैरह वगैरह। मुझे जहां तक याद पड़ता है इस वक्त वो ट्वीट्स मेरे सामने नहीं है। और अनलाइकली पाकिस्तान में बैठा हुआ जो अपोजिशन लीडर था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान बने थे कहीं जाके अगस्त 2018 में, जनवरी 2018 में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का पहला टाकरा उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट किए, और इमरान खान ने पाकिस्तान से कुछ घंटों के बाद उन ट्वीट्स का जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की। ये पहला ट्विटर फाइटिंग कंपटीशन था दोनों के दरमियान। दूसरा हुआ जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे नवंबर 2018 में, और डोनाल्ड ट्रंप ने एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक बार फिर पाकिस्तान पे वो उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने कुछ अटैक्स किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था। तो फिर एक बार फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे जाके डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर किया। अब अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है
कि होना तो ये चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद दोनों दफ़ा उनको चूंकि चेकमेट किया गया, उनको चैलेंज किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के खिलाफ हो जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक वक्री किस्म की शख्सियत के थे, जिस तरह से इमरान खान वक्री शख्सियत के हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वक्री शख्सियत के थे। जो सोर्सेज हैं यहाँ वॉशिंगटन के अंदर बताते हैं कि ये वो इंटरेक्शन थे जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को बाकी लोगों से मुख्तलिफ पाया। अमूमन तौर पर पाकिस्तानी लीडरशिप या एशियन लीडरशिप जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बहुत डरते हैं, वो बड़े सब्मिसिव होते हैं। मुझे एक स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े सीनियर ऑफिशियल के कह रहे थे कि इमरान खान का मसला ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम पाकिस्तानी लीडरशिप को शहबाज शरीफ की तरह बहुत ही ताबेदार, लॉयल, ओब्सीक्वस उनका वर्ड था, वो होना चाहिए, तमीज़दार किस्म का। लेकिन इमरान खान जो है वो वक्री टाइप के हैं और उसने बहुत से लोगों को इरिटेट किया है। लेकिन यही जो वक्री टाइप थी इमरान खान की, इसने एंडेयर किया इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से। बहरहाल दोनों का फॉर्मल इंटरेक्शन शुरू होता है जुलाई 2019 में, जब इमरान खान वॉशिंगटन आते हैं और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन मिलती है कैपिटल वन एरेना में वॉशिंगटन के अंदर, जहाँ बताया जाता है कि 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन पूरे नॉर्थ और ईस्ट कोस्ट से इकट्ठे होते हैं इमरान खान को वेलकम करने के लिए, जो अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त मोमेंट था कि पाकिस्तान का कोई ऐसा भी लीडर है जिसको अमेरिका के अंदर इतनी पजीराई और इतनी पॉपुलैरिटी मिल सकती है। उसी दिन जिस दिन कैपिटल अरीना था, इमरान खान की मुलाकात व्हाइट हाउस में होती है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ। और वो मुलाकात इतनी उठती है, इतनी क्लिक करती है इन तीनों के दरमियान में, कि ये इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ जो डिनर प्लान ही नहीं है, वो अपनी मसरूफियात कैंसिल करने को तैयार हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ डिनर करें, गपशप करें, डिस्कशंस करें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। मुझे वैसे एक अमेरिकन सोर्स ने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में एक और भी कदर मुश्तरक है, वो ये है कि एट सम स्टेज मैनी 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 ईयर्स अगो, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ने डिफरेंट स्टेजेस में एक ही औरत को डेट भी किया। वो कौन सी औरत है मुझे नहीं पता, वो डेफिनेटली फर्स्ट लेडी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं उन्होंने बताया कौन सी लेडी है, बट ये मैंने सुना है इस किस्म की बात। बहरहाल इमरान खान को वो रोकते हैं, लेकिन इमरान खान उनको कहते हैं कि कैपिटल वन एरेना में पाकिस्तानी मेरा वेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं रुक सकता। दूसरा टाकरा उनका गालिबन होता है सितंबर 2019 में ही, उसके ही तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद, जब इमरान खान जनरल असम्बली में तकरीर करने के लिए आते हैं। ये उनकी फेमस इस्लामोफोबिया की स्पीच है यूनाइटेड नेशन के अंदर। और तीसरा टाकरा उनका होता है जाके डेवोस में स्विट्जरलैंड के अंदर, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेरा ख्याल है जनवरी 2020 में उसकी साइड लाइन्स में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मीटिंग्स में, समिट मीटिंग्स में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है। वहाँ पे अगर मैं आपको वहाँ पे अगर मैं आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी दिखाऊं, और इसको आप पढ़ें, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस स्टोरी के अंदर आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, और ये पहली दफ़ा नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की अप्रिसिएशन में बहुत से कमेंट्स कहते हैं। वो कहते हैं, इट वाज ग्रेट मीटिंग माय फ्रेंड इमरान खान वंस अगेन, यू नो विद इमरान खान इन पाकिस्तान वी हैव डेवलप्ड वेरी गुड रिलेशनशिप, हमारा एक बड़ा रीसेट हो गया है और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इस किस्म की बातें इमरान खान के बारे में करते रहते हैं, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पे एक से ज़्यादा दफ़ा बात भी होती है। अच्छा, इसको जहन में रखिए कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद, और इवन डोनाल्ड ट्रंप से पहले जब सदर ओबामा थे 2016 तक, तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में खासी सर्द महरी थी। इस सर्द महरी जो है वो कि इमरान खान के आने से नहीं हुई है, जैसे कि बाद में देखी गई। इमरान खान ने एक ऐसे इस्लामाबाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने जिसकी रिलेशनशिप वाशिंगटन के साथ बड़े कोल्ड थे अफगानिस्तान की वजह से। और इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ अर्से के बाद इन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। और फिर जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बने 20 जनवरी 2021 को, तो उसके बाद से इन ताल्लुकात में, जो एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड वाशिंगटन प्रेसिडेंसी, ताल्लुकात जो है उसमें बहुत ज़्यादा सर्द महरी आ गई। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें आप इन दोनों की रिलेशनशिप को देखते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन है। और अभी रिसेंटली भी जब वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू होने से, फॉर्मली शुरू होने से पहले ह्यूस्टन में या डैलस में, ह्यूस्टन में मेरा ख्याल है कहीं बोल रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में बहुत तारीफी जुमले बोले, और आपने कहा कि देखिए वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। और ये भी दरम्यान में ये बड़ी मार दी कि जब कासिम सुलेमानी को मैंने असैसिनेट किया ड्रोन स्ट्राइक से, तो इमरान खान ने मुझे बाकायदा कॉल करके ये समथिंग बड़ी मुबारकबाद की, उन्होंने मैसेज दिया था, पर साथ ही उन्होंने इमरान खान की बहुत ज़्यादा तारीफ की। अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान की एम्बेसी के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें चैलेंजेस हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए चैलेंज ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने रवायती तौर पर ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया है, और वो फॉर गुड रीजंस, बिकॉज डेमोक्रेटिक पार्टी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करती है, वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ज़्यादा
टॉलरेंट है, इमिग्रेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से एफिलिएटेड हैं। ये और बात है कि इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडन से बहुत नाखुश हैं, दो वजूहत से। एक, इमरान खान के रिमूवल के लिए वो उनको जिम्मेदार समझते हैं, और गुज़श्ता 20-22 माह में जिस सर्द महरी के साथ और जिस संग दिली से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की डिस्ट्रक्शन देखी और उस पर खामोश रही, वो पाकिस्तानी अमेरिकन उसके बारे में बहुत तिल तमाए हुए हैं। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के बाद गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ भी बाइडन को उसका बहुत जिम्मेदार ठहराते हैं। सो इस दफ़ा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इस लिहाज से बड़ी स्प्लिट होगी कि डेमोक्रेटिक्स को सपोर्ट करना है या रिपब्लिकन को सपोर्ट करना है। एक तो ये इशू है। पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो, उसने हमेशा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ उसका झुकाव रहा, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसमें पाकिस्तान की डेफिनेशन ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चूंकि हमेशा ताल्लुका जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से, सेंटकॉम से, पेंटागन से बेहतर है, और डेमोक्रेट्स को ये समझा गया कि उनका झुकाव जो है वो हिंदुस्तान की तरफ होता है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमेशा इंकरेज किया कि आप रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को वोट डालें। लेकिन इस वक्त एक ऐसा रिपब्लिकन कैंडिडेट है जिसका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को धड़का लगा हुआ होगा कि इसके इमरान खान की तरफ कहीं झुकाव ना हो, ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन डेवलप कर जाती है। ये कहना वैसे बहुत ज़रूरी है कि जो बाइडन की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी, उसमें एक आम तासुर ये है कि उस कैंपेन के अंदर हिंदुस्तानी जो कम्युनिटी थी, और अब अमेरिका के हर शहर के अंदर आरएसएस के चैप्टर हैं, तो उनका उस प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर बड़ा रोल था। और जब जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के सदर बने, तो उनकी जो प्रेसिडेंशियल टीम थी, मुख्तलिफ जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे अमेरिका में सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स कहते हैं, उस टीम के अंदर बताएं 15, 16, 17 या 19 के करीब जो हैं, वो हिंदुस्तानी निषाद अमेरिकन थे, जिनको की पोजीशंस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिली, जबकि पाकिस्तानी बिल्कुल ना होने के बराबर थे। और ये एक इंप्रेशन ये है कि ये जो टीम थी, प्रेसिडेंशियल टीम थी, इसका झुकाव, इसका एक बड़ा बायस था अगेंस्ट इमरान खान। तो ये वो चंद इश्यूज हैं जिनको आप अगर जहन में रखें। अभी तो ज़ाहिर है इसमें बहुत से मरहले हैं। ट्रंप की एक मुमकिन विक्ट्री के नतीजे में, ओके, दे मैनी इफ्स एंड बट्स, बट ट्रंप की एक मुमकिन विक्ट्री के नतीजे में अगर ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में जो बहुत टेंस सिचुएशन है, वो रिजॉल्व हो सकती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान हो सकता है कि नफरतें इतनी ना रहें, और दोनों साइड चाहें कि एक आपस में पैच कर लें। ये एक मुमकिन उसका असर है। ज़हन में ये भी रखिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता चंद महीने में अपने आप को रीडिफाइन करने की भी कोशिश की है। पहले यूक्रेन की जंग में असला बेच के, उसके बाद अब अभी अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ टेंशन बिल्डअप करके, और अब ईरान के साथ टेंशन बिल्डअप करके, और ईरान के साथ टेंशन बिल्डअप करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मगरब की इस्टेब्लिशमेंट्स को, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन को ये पैगाम दिया है कि हम ईरान को चेकमेट भी कर सकते हैं खिते के अंदर। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपना नया रोल जो है वो काफ कर लिया है। बहरहाल, ये अब इस वक्त तो खैर अमेरिका में एक बड़ी नेस्टी प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है वो आगे चलनी है। अब आ जाए पाकिस्तान की बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट ये है, जहां तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक कुरान के ऊपर हल्फ उठाएं और उसकी वीडियो इशू करें कि अगर उनको वोट देंगे तहरीक इंसाफ का, तो वो बाद में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बिट्रे नहीं करेंगे और कोई और सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कॉलम देखा, कॉलम नहीं, ये स्टोरी है, जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, ये बड़ा ऑकवर्ड होगा, ये बड़ा मायूब लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो आप बहुत अदम एहतमाद कर रहे हैं लोगों पे। मैं समझता हूँ ये एक्सपर्ट्स खुल्लम खुला मुनाफिकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अंदर इस किस्म का हल्फ कुरान के ऊपर बहुत ज़रूरी है, कुरान करीम के ऊपर ऐसा हल्फ होना चाहिए। ये वीडियो ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। जो जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने जो पीटीआई का टिकट ले रहे हैं, और चूंकि काम तासुर है कि बाद में इस्टेब्लिशमेंट उनको डंडा देना है और उनको दबाना है कि आप आईपीपी को ज्वाइन कर लें, पीएमएलएन को ज्वाइन कर लें। एक बहुत ही खबर तो ये है कि सबको पीपल्स पार्टी में डालना है। तो अगर ऐसा, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है कि हर पीटीआई का वो शख्स, जो 750 लोग हैं जिनको प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली की सीट्स मिली हैं, ये कुरान करीम के ऊपर हल्फ उठाएं, उसकी एक वीडियो बाकायदा फॉर्मली इशू की जाए, पूरी दुनिया में फैली हुई हो, सबको पता हो कि कुरान करीम के ऊपर इन्होंने हल्फ उठाया अपने ऑनर का, ताकि बाद में ये पीछे ना हट सकें। एक एग्जांपल दी जा रही है कि देखिए इतना ऑनरेबल शख्स है सलमान अकरम राजा, को क्या लगेगा, इसी स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है कि हल्फ उठाते हुए। लेकिन सलमान अकरम राजा तो इतने ऑनरेबल हैं कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाके बाकायदा पटिशन डाल दी है कि मैं तो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, मैं आज़ाद कैंडिडेट नहीं हूँ, इलेक्शन कमीशन ने मेरे आगे जो आज़ाद लिखा है वो बात सही नहीं है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के मुकाबले में अगर मुझसे को पूछे, तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़्यादा ही ऑनरेबल लग रहे हैं बाकी लोगों के मुकाबले में, तो ये इशू नहीं है। और मैं समझता हूँ ऐसी वीडियो जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो मुनाफ्कत है कि हल्फ ना होगी, तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करेंगे।
एक डेवलपमेंट वो है जहां इमरान खान साहब ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने पहली दफा बड़े खुल के ये कहा कि ये जो काकड़ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने जो कमेटी बनाई है May 9 की, हम इसको नहीं मानते, ये बोगस है। अच्छा, अब ये कमेटी, अच्छा, इमरान खान साहब ने देर से ये पोजीशन ली। ये कमेटी 6 जनवरी को ये कमेटी बनाई गई थी और बड़ी बेमौसमी किस्म की ये कमेटी है, बिकॉज May 9 2023 को तकरीबन आप कह रहे हैं कि 7-8 महीने गुजरने के बाद ऐसी कमेटी का बनना जिसने ये डिटर्मिन करना है कि May 9 की साजिश किसने की, उसके परपिट्रेटर्स कौन थे, मास्टरमाइंड कौन था, फैसिलिटेट किसने किया, इनकरेज किसने किया, मतलब इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। जबकि उसके हिसाब से हज़ारों लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया, उनके मुकदमे किए गए, कन्फेशंस हो गई, पार्टीज चेंज हो गई। तो 6 जनवरी 2024 को जाके एक कमेटी बनाना तो बिल्कुल आपको एक मेलाफाइडे साजिश लगती है, जिसका एक ही मकसद समझ आता है अगर इस डॉट कनेक्टिंग करें कि इस कमेटी ने, और इसके इसके जो इस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, आई नहीं है अभी तक, मेरा ख्याल था आ जाएगी इसकी रिपोर्ट 21-22 को, अभी आई नहीं है, लेकिन ये अगले 36-48 घंटों में आप एक्सपेक्ट करेंगे इस कमेटी की एक रिपोर्ट आएगी। मेरी जहाँ तक सेंस काम करती है, ये कहेगी कि इमरान खान पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जो है उसने मिल के साजिश की, May 9 की रियासत के इदारों पर हमला किया और उस पूरी पार्टी को बैन कर देना चाहिए और इसको बेसिस बनाया जाएगा एक रेफरेंस भेजने के लिए टू द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। ये वो सेकंड स्ट्रेटजी है बल्ला छीनने के बाद, क्योंकि उनको धड़का ये लगा हुआ है कि बल्ला छीनने के बाद भी अगर बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग असेंबली में आ गए और वहां आके उन्होंने पार्टी बना ली, तो पार्टी को ही किसी तरह से बैन जो है वो कर दिया जाए। और उम्मीद उनको बहुत ज़्यादा ये है कि चूंकि काजी फायज ईसा साहब बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, तो वो इस किस्म का एक बैन जो है हासिल कर लेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि गुज़िश्ता कोई 24-36 घंटे में अलीम खान साहब ने, जो कभी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ में थे, इमरान खान के एक दस्ते रास्त होते थे, उनके बहुत करीब होते थे एक ज़माने में। मुझे याद है मैंने अलीम खान के घर में इलेक्शन जो था 25 जुलाई 2018 का, उससे 2 या 3 दिन पहले मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। मैं लाहौर में था और इमरान खान वहाँ पे आए थे, तो अलीम खान के घर में ही वो मीटिंग हुई थी, तो इतने वो करीब थे उनके। लेकिन बहरहाल अब वो अलीम खान जो हैं वो ज़ाहिर इमरान खान के बहुत खिलाफ हैं। वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके लीडर हैं। उनको टिप किया जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, जैसे जैसे कहा जा रहा है कि शायद पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अलीम खान साहब बन सकते हैं। अलीम खान साहब ने 23 तारीख को ये कहा है कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ May 9 में रियासत के इदारों पे हमला करने की साजिश में शामिल थी और इस पार्टी को बैन वैन जो है वो होना चाहिए। तो 23 तारीख को उन्होंने कहा है, रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है, और अब आप इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, इसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं है। सो ये वो चंद डेवलपमेंट्स हैं। अब इसके साथ एक डेवलपमेंट है जिसका मैं समझता हूँ कि जिक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो डेवलपमेंट ये है कि आप एक्सप्रेस और डॉन की स्टोरीज देखें तो वहाँ एक मिलती जुलती किस्म की स्टोरी आपको मिलेगी। मैं खाली एक्सप्रेस की है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पता नहीं डॉन की है। ये स्टोरी ये कहती है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का टेरर अलर्ट है, और जो कमिश्नर्स हैं रावलपिंडी के और पुलिस ऑफिशल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो सकते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो कि इलेक्शन के खिलाफ हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर, कैपिटल सिटी काबुल में बैठ के बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं, जहां पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर हमले करने के प्लान बनाए गए हैं। ये जो न्यूज़ स्टोरी है इसके अंदर मुख्तलिफ मीटिंग्स का भी जिक्र है, मुख्तलिफ जो लोग जो मीटिंग्स कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स दहशतगर्दी के हमले कर सकते हैं, उसका भी इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जिक्र है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है कि मैंने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सी रिपोर्ट पढ़ी है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वाशिंगटन पोस्ट में, मुख्तलिफ अमरीकन अखबारात में। जब दहशतगर्दी हो गई होती है और उसके बाद जब FBI इन्वेस्टिगेट करती है, CIA इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसके बाद जब वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होती है, तो भी जो स्टोरीज छपती हैं उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल जो है नहीं होती जितनी कि ये जो हमारे पाकिस्तानी अखबार में छपने वाली स्टोरी में है, जिसमें सोर्सेज सब कुछ बता रहे हैं। कोई सवाल पूछे कि पाकिस्तान के ये सोर्सेज और ये जो तालिबान इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, ये इतने ही माशाल्लाह रिसोर्सफुल हैं और उनके पास इतनी ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है, तो फिर तो पाकिस्तान को नंबर 1 होना चाहिए था दुनिया में दहशतगर्दी की जो हमले होते हैं उनको फॉइल करने में। लेकिन अगर गुज़श्ता 20 बरस का आप रिकॉर्ड देखें तो कोई भी काबिल ज़िक्र ऐसा हमला नहीं है जिसके बारे में आप क्रेडिबली एतमाद से कह सकें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी के इदारों ने दहशतगर्दी का एक हमला जो होने वाला था APS पे या कहीं पे, उसको फॉइल कर दिया। तो शक यही है कि ये स्टोरी कहीं से आई है, ये लगवाई गई है एक खौफ पैदा करने के लिए, या कुछ बैकग्राउंड बिल्डअप किया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पहले दुनिया में तो ये इल्ज़ाम लगता ही था कि पाकिस्तान के हिंदुस्तानी सोर्सेज तो ये कहते ही थे कि पाकिस्तान के अपने ही जो इदारे हैं उनका दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुक है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग
ये समझने लगे हैं, महसूस करने लग गए हैं कि शायद कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो मुख्तलिफ नामों से इन्वेंट होते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, शायद इनका पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ भी कोई ताल्लुक है। और एक बार फिर एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खौफ जो है वो दिलाने की कोशिश की जा रही है। एक लास्ट कमेंट है, यानी आप अब ये जो इंटरनेट बढ़ा दिया है 3 दफा, ये भी एक तरह की दहशत गर्दी है। इसको कोई समझने की जरूरत है कि ये भी जिस किसी ने किया है, और ये आम तासुब तो यही है कि ज़ाहिर है ये रियासत के इदारे, ये पीटीए वगैरह खुद ही कर रहे हैं। ये भी पाकिस्तान के लोगों के हकूक के खिलाफ एक दहशत गर्दी है, ये भी हकूक के ऊपर एक डाका है। और 24 घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो तलबा को ये कह रहे थे कि यहाँ पर फेक न्यूज़ हैं, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा मीडिया कर रहा है, या प्रोपेगेंडे को ना सुने या हर चीज़ की तहकीक करें। तो ये जो स्टोरी छापी जा रही है दहशतगर्दी के मुमकिन हमलों के हवाले से, ये किस में फॉल करती है? ये प्रोपेगेंडा में फॉल करती है कि ये सॉलिड किस्म की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है? इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।